कोई होमवर्क दिया था क्या आपको मैंने? कोई होमवर्क नहीं? चले बेटा, वो गेट बंद कर दे। हाँ जी, देखो, हम लोग ने इस चैप्टर में फीफो लीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड सारा पढ़ लिया बेटा। फिर कल मैंने जो अपना प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने कुछ नॉर्मल सेल्स, एबनॉर्मल सेल वाला ट्रीटमेंट आपको सिखाया था। अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। क्या बोलेंगे बेटा? फिजिकल। देखिए, इन्वेंट्री ना दो तरह की होती है। एक होती है जिसे बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी बुक वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। एक होती है बेटा जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, फिजिकल पोजेशन होती है, उसे अपन नाम देते हैं फिजिकल इन्वेंट्री या फिर फिजिकल वैल्यू ऑफ द गुड्स। सब ध्यान सुनिएगा, आपको टॉपिक ध्यान है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस वाला। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए मेरा एक टेलीविज़न का शोरूम है और मेरे पास सर्टेन नंबर ऑफ टेलीविज़न मेरे शोरूम में आपको दिखाई दे रहे होंगे बेटा। ये देखिए, कुछ आपको क्वांटिटी कितनी दिखाई दे रही है? 8। साल के एंड में जब मैं क्लोजिंग स्टॉक की काउंटिंग करने गया तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है जो स्टॉक आपके पास फिजिकली अवेलेबल है। क्या बोलते हैं उसे? फिजिकली अवेलेबिलिटी या फिर फिजिकल स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा और हमेशा सबसे पहले किस फॉर्म में होता है? फिजिकल। उसमें सर्टेन एडजस्टमेंट करके हम उसको बुक्स में बुक वैल्यू पर दिखाते हैं, मतलब ओनरशिप वाला स्टॉक दिखाते हैं। आपको ध्यान है जब अपन ने एक इलस्ट्रेशन नंबर 5 किया था उसमें एक बैलेंस शीट भी बनाने को बोली थी जिसमें हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल 1,00,000 रुपए का था, एक्स और वाई 4,000 रुपए का, 3,000 का गुड्स था। अगर याद नहीं है तो आप चाहो तो इलस्ट्रेशन नंबर उस चैप्टर का 5th नंबर देखो जरा, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस वाला। इलस्ट्रेशन नंबर 5 था जिसमें ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख है और क्लोजिंग स्टॉक 60,000 था। इलस्ट्रेशन नंबर 5 या 7, नॉट 5, 7 देखिए, आई एम सॉरी, 7 देखिए बेटा। क्या आपको उसमें एक्स और वाई का कुछ 4,000 और 3,000 रुपये वाला स्टॉक दिखाई दे रहा है बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 7। और आखिरी में देखिए लास्ट में लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितने रुपए का है? 60,000। दिख रहा है बेटा? हाँ, उस बैलेंस शीट में देखिएगा जरा, उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आपने कॉपी में किया है उसमें देखिएगा, आपने 60,000 में ऐड इन्वेंट्री विद कस्टमर 5,600 दिखाया हुआ है क्या? अब बोर्ड पे देखिए कितने टेलीविज़न आपको दिखाई दे रहे हैं। एक टेलीविज़न मान लीजिए 10,000 रुपये का है तो मैं लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक। 10,000 का एक टीवी मल्टीप्लाई बाय 8 यूनिट्स, स्टॉक का वैल्यू 80,000 आ गया बेटा। अच्छा, अब हुआ क्या, मैंने इस 8 नंबर ऑफ यूनिट में से एक टीवी निकाल कर किसको सेंड कर दिया? कस्टमर को। किस बेसिस पर सेंड किया? टू बी सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अब 31 मार्च की डेट यानी बैलेंस शीट बनाने की डेट तक कस्टमर ने ना मुझे यस बोला है और ना ही मुझे कस्टमर ने नो बोला है, यानी कि गुड्स की ओनरशिप अभी भी मेरी होगी कि नहीं होगी। अब जब मैं बैलेंस शीट फाइनलाइज करूंगा तो मुझे उसमें प्रेजेंटेशन कुछ यूं देनी पड़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 एक यूनिट का है, बताइए 8 से मल्टीप्लाई करूँ या 7 से? क्योंकि अब मैं काउंटिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5 6
7 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये इन्वेंट्री तो उठकर किसके पास जा चुकी है, कस्टमर। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7, ये कितना हो गया, 70,000। और अब मैं इसमें क्या करूँगा, ऐड, इसका नाम दूंगा इन्वेंट्री विद कस्टमर। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया, 10,000। बेटा अभी भी इन्वेंट्री जो बुक वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 80। पहले भी बुक वैल्यू कितनी आ रही थी, 80। लेकिन बुक वैल्यू और फिजिकल वैल्यू दोनों ही पहले वाले में 80,000 थी, क्योंकि पहले जो टीवी हमारे पास 8 थे वो हमारे ही थे और हमारे पास ही पड़े हुए थे। तो फिजिकल वैल्यू वॉज 80 एंड ओनरशिप वॉज 80। बात समझ में आ गई। लेकिन नेक्स्ट वाले केस में फिजिकल पोजीशन 70 एंड ओनरशिप 80। बोलिए, फिजिकल पोजीशन 70, ओनरशिप 80, यानी 70,000 का तो इन्वेंट्री ऐसा है जो है हमारा और हमारे पास ही रखा हुआ है। 10,000 रुपये का इन्वेंट्री ऐसा है जो है तो हमारा लेकिन हमारे पास नहीं है, किसी और के पास है। बात समझ में आ गई। लगे हाथ। कंसाइनमेंट चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 5 ओपन कीजिए। 5 6 7 है, उसमें भी 7 है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 ही है कंसाइनमेंट में भी। इसमें देखो कंसाइनर ने कुल मिलाकर 1,000 केसेस भेजे हुए हैं क्या। नीचे देखिए, ड्यूरिंग ट्रांजिट 50 यूनिट्स लॉस्ट इन ट्रांजिट दिया होगा। एक लाइन और लिखिए, 100 यूनिट्स आर स्टिल इन ट्रांजिट, यानी कि ओनरशिप तो हमारी पूरे 1000 यूनिट की थी बेटा, लेकिन उसमें से 100 अभी तक पहुंची नहीं, तो हम उसके मालिक तो हो चुके हैं ना बेटा। आप एक छोटा सा एग्जांपल इधर देखिए बोर्ड पे। मैंने गुड्स खरीदा कितना, 1 लाख रुपए का। दिस इज परचेजेस, जिसकी बुक्स में खरीदने की रिकॉर्डिंग हो गई। कितने का गुड्स खरीदा, 1 लाख, और ये पूरा 1 लाख फिजिकली मेरे पास अवेलेबल भी है। मैंने वापस से 1.5 लाख रुपए का कुछ गुड्स खरीदा, जिसमें से मुझे सप्लायर ने केवल और केवल 1,20,000 रुपए का गुड्स ही क्या किया है बेटे, सप्लाई किया है। तो ये तो रिकॉर्डिंग कहां पे हो रही है, बुक्स में। इसे तो हम क्या बोलेंगे, बुक रिकॉर्ड्स। और ये हमारे पास फिजिकली आया हुआ है, फिजिकल पोजेशन। ओके बेटा, खरीदा कितने का, लेकिन फिजिकली आया कितने का, 1 लाख। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना। खरीदा कितने का, लेकिन अभी तक डिलीवर कितना हुआ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसमें से 80,000 की कॉस्ट वाला माल बेच दिया। बेचा मतलब मेरे पास इन्वेंट्री का बुक वैल्यू खत्म हो गया होगा। अब बेच दिया, कस्टमर को डिलीवर भी कर दिया, तो ये भी 80,000 से कम होगा कि नहीं होगा। फिर ये हुआ कि मैंने 60,000 रुपये का गुड्स कस्टमर को बेचा तो है, लेकिन अभी तक कस्टमर ने उस बेचे हुए गुड्स की मुझसे डिलीवरी नहीं ली है। मतलब मेरे गोडाउन में 60,000 रुपये का माल पड़ा है, लेकिन वो मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो उसे क्या कर चुका हूँ, बेच चुका हूँ। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए अब हम लोग फाइनल रिजल्ट पे पहुँचते हैं। फाइनल कंक्लूजन देखिए, आया कितने का था, 1 लाख प्लस और कितना, 1 + 50, 2.5 लाख। 2.5 में से 80 हटाओ, कितना बचा, 170 - 60 हटाओ। मेरे पास बुक वैल्यू के हिसाब से, ओनरशिप के हिसाब से कितना होना चाहिए, 1,10,000। आया कितना, 1 लाख। आया कितना, 1,20। टोटल कितना हो गया, 1 लाख 2,20,000। 2,20 में से कितना गया, कितना बचा। अरे आपका फिजिकल वैल्यू जो है, फिजिकली जो गोडाउन में माल पड़ा है वो कितने का है, 1,40,000, और बुक्स में कितना पड़ा है, 1,10,000। दोनों में कितने रुपए का डिफरेंस है, आना भी चाहिए था। 30,000 कैसे, यहाँ पर कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, माइनस का डिफरेंस आ रहा है 30,000 रुपये का। इधर ज़्यादा इधर कम, इधर कम इधर ज़्यादा। आपके पास फिजिकली पोजीशन गुड्स की ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। इधर माल जाने की एंट्री हो गई, लेकिन इधर माल गया नहीं। इधर माल आने की एंट्री होगी, लेकिन माल आया नहीं। तो इधर तो कम आया, इधर ज़्यादा रहा। तो -30 + का 60, दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो प्लस के 30,000 का ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेटा स्टॉक जो होता है वो बुक्स में जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो होता है बुक वैल्यू। फाइनली क्या रिकॉर्ड करते हैं, बुक वैल्यू। लेकिन बुक वैल्यू कब असर्टेन की जाती है, जब हम उसकी फिजिकल वैल्यू असर्टेन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, फिजिकल वैल्यू असर्टेन। और फिजिकल वैल्यू असर्टेन कब हो पाएगी, गोडाउन के बाहर रहकर या गोडाउन में जाकर काउंटिंग करके। आवाज ही नहीं आई। तो अब ये गोडाउन में जाकर काउंटिंग करने का काम
आप बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन के साथ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ता है? याद होगा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम मैंने बताया था। आपको जितने दिनों का आपका फिजिकल काउंटिंग का प्रोसेस चल रहा होता है, उतने दिनों के लिए आपको अपने बिजनेस के ऑपरेशन को सस्पेंड करना पड़ता है, मतलब रोकना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? इन्वेंट्री की शुरुआत कहाँ से हुई? सर इस दिन से हम गोडाउन में एंट्री लिए हैं। अब हम पूरे गोडाउन में रखे हुए हर एक इन्वेंट्री की एक शीट बना लेंगे जिसे इन्वेंट्री शीट कहते हैं, और जिस दिन गोडाउन से बाहर निकलेंगे वो हमारे पास क्या होगी? इन्वेंट्री की वैल्यू। कौन सी वैल्यू होगी? बोलिए, फिजिकल वैल्यू। कौन सी होगी बच्चा लोग? लेकिन क्या फिजिकल वैल्यू ही हमारी बुक वैल्यू होती है क्या? नहीं। बुक वैल्यू कितनी है? मालिक हम इसके हैं ना बेटा, लेकिन फिजिकली कितना पड़ा है? 1,00,000। बात समझ में आ रही है? अब एक बात और, फिजिकल काउंटिंग का काम वैसे तो बिजनेसमैन कभी भी अपनी इच्छा से कर सकता है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज करने के लिए हमें 31 मार्च तक कितने रुपए का स्टॉक पड़ा है उसका वैल्यू आइडेंटिफाई होना जरूरी है कि नहीं? क्या हम एक ही दिन में गोडाउन में कितने रुपए की इन्वेंट्री पड़ी है उसकी फिजिकल काउंटिंग कर सकते हैं क्या? इसके लिए काम करने के लिए हमें 3 से 4 दिन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ बिजनेस, ये कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। समय चाहिएगा बेटा हमारे को। फिजिकल काउंटिंग का काम या तो 31 मार्च से पहले हो सकता है या फिर 31 मार्च के बाद। अब आप सोचोगे यार स्टॉक तो अपने को कौन सी डेट को चाहिए था? 31 मार्च, तो ये काम तो 31 मार्च से पहले ही होना चाहिए था, हम बाद में कैसे करें? यू रिमेंबर मैंने कंसाइनमेंट चैप्टर का जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 पढ़ाया था, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस वाला, याद है आपको? अगर बुक खोल रखी है तो ठीक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। 260 रुपये का एक बैंक चार्ज दिख रहा होगा आपको उसके अंदर, और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि फाइनल अकाउंट्स कब बनते हैं? ऑन 31 मार्च, आफ्टर 31 मार्च या बिफोर? आफ्टर ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता कि एक दिन में मान लो क्या कर सके, इन्वेंट्री का वैल्यू कर सकें या फाइनल अकाउंट्स बना सकें। अब मुझे एक बात बताओ, किस पे डिपेंड करेगा कि आप गोडाउन में जाकर इन्वेंट्री कब काउंट करेंगे? मेरा बिजनेस है, आप पे डिपेंड करेगा कि मेरे? तुम्हारा बिजनेस है, मेरे पे या तुम्हारे पे? बात समझ में आ गई? एक दिन भी अगर बिजनेस को क्या करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो आपको सेल्स का नुकसान होता है कि नहीं होता है? पटाखों की सबसे ज़्यादा सेल कब होती है? होली के पहले, रक्षाबंधन पे, दिवाली पे, या शादियों के सीजन में। दिवाली से 2 दिन पहले दुकानदार बोले कि मैं दुकान 2 दिन बंद रखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को तो गिनने हैं कि एटम बम कितने हैं, बोतल बम कितने हैं, मुर्गा छाप कितने हैं। देखिए ना आपने बम वगैरह आते हैं ना वो मोटे मोटे, तो आप उसे क्या बोलेंगे? पागल है बिजनेसमैन। काउंटिंग करने के लिए दुकान 2 दिन तब बंद कर रहा है जब बिजनेस का मेन पीक टाइम है। टेल मी यस और नो? या तो ये काम तू बहुत पहले कर लिया होता, या फिर तेरा सीजन निकल जान दे, दिवाली का सीजन पीक पर है, वो निकल जान दे, दुकानें आराम से बंद कर लेना जब दुकान पे तेरे लिए कोई सामान खरीदने ना आए, आराम से दुकान बंद कर लेना। क्योंकि अगर दिवाली से एक दिन पहले भी दुकान बंद करेगा तो तेरे को सेल्स का बहुत नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो तुम ये काम पहले भी कर सकते हो तो बाद में भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है बेटा? अगर इन्वेंट्री का वैल्यू आपको 31 मार्च को पता होना चाहिए था, लेकिन आपने किसी कारण से 23 मार्च को काउंटिंग पूरी कर ली, या आपको इन्वेंट्री का वैल्यू 31 तारीख का चाहिए था और आपने इन्वेंट्री की काउंटिंग मान लीजिए 7 अप्रैल को पूरी कर ली, चाहिए कब का था? और आप या तो कर लिए पहले या आपने कर लिया बाद में, डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं कहूँ कि मेरे को 31 तारीख का स्टॉक का वैल्यू चाहिए था और 23 मार्च का मेरे पास स्टॉक का वैल्यू पड़ा हुआ है, क्या मैं वापस से गोडाउन में आऊँ, काउंटिंग करके आऊँगे वापस? 23 तारीख का पड़ा था कि नहीं पड़ा था? अब 23 तारीख के बाद 31 तारीख के बीच में कोई माल मैंने खरीद लिया हो तो उसे तो क्या कर दूं? प्लस। और जो मैंने उसमें माल बेच दिया हो उसे क्या कर दूं? माइनस। 31 तारीख को रखे हुए स्टॉक की वैल्यू पता चल जाएगी कि नहीं? या मुझे चाहिए कौन सी डेट को था? 31 तारीख को, और मेरे को बता कब का रहे हैं? 7 अप्रैल। तो जो 1 तारीख और 7 तारीख के बीच में गुड्स खरीदी जा चुकी होगी वो इसमें प्लस हो चुकी है, क्या कर दें? माइनस। और जो बिक चुकी है वो माइनस हो चुकी है, उसे क्या कर दें? प्लस। इन्वेंट्री का वैल्यू 31 मार्च का पता चल जाएगा क्या? हमें बात समझ में आ गई? इलस्ट्रेशन देखिए, कल हम लोगों ने आखिरी इलस्ट्रेशन कौन सा किया था? इलस्ट्रेशन 8 किया था क्या? प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 तो किया था, इलस्ट्रेशन 8 किया था ना? इलस्ट्रेशन 9 देखो जरा, पढ़ो मेरे साथ। A trader prepared his accounts on 31st March each year. Due to some unavoidable reason,
नो इन्वेंट्री टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल 2020। बेटा मुझे इस क्वेश्चन में सीधा चलना होगा या उल्टा चलना होगा? उल्टा। मुझे चाहिए कौन सी डेट को, और मुझे इन्वेंट्री कब की दी हुई है? तो मैं 15 दिन आगे बढ़ चुका ना बेटे। मुझे इन्वेंट्री की काउंटिंग कब कर देनी चाहिए थी, पर मैं नहीं कर सका। मान लीजिए कुछ रीज़न था, बीमार था, कहीं बाहर गया हुआ था, या बिजनेस पीक पे था, मैं एक दिन भी दुकान बंद रखने का रिस्क नहीं ले सकता था। फिर मैंने एक काम किया, कब? 15 अप्रैल। आज हो गई 15 अप्रैल। क्या मैं बैलेंस शीट जो बनाऊंगा उसमें 15 अप्रैल का स्टॉक दिखाऊंगा या कब का स्टॉक दिखाऊंगा? तो 31 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में जो माल आ चुका है वो प्लस हो गया, उसे क्या कर दें? माइनस। जो इस दौरान माल बिक कर माइनस हो चुका उसे क्या कर दें? प्लस। उल्टा चलना पड़ रहा है ना, प्लस हो चुका उसे माइनस, जो माइनस हो चुका उसे प्लस। बात समझ में आ गई? और अगर यही काम मुझे 15 अप्रैल की बजाय 15 मार्च को गिवन होता, तो मुझे 15 मार्च का बैलेंस शीट में शो करना था कि 31 मार्च का? तो 15 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते मैं उन्हीं को अकोमोडेट कर दिया होता। इस दौरान जो माल खरीदा उसे प्लस कर दूं, जो बिका उसे माइनस। 31 मार्च का वैल्यू आ गया होता बेटा। देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, बताइएगा अब सीधा चले कि उल्टा चले। हाँ, अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट ऑन विच डेट, but due to some unavoidable reason no inventory taking मतलब physical counting could be possible till 15th April 2020, on which date the total cost of goods in his godown came to rupees 5 lakh। कहना ही से कि इस 5 लाख रुपए में 31 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक के बीच के सभी ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड है। ओके, द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 31 मार्च एंड 15 अप्रैल। सेल्स 4,10,000 इंक्लूडिंग कैश सेल्स, परचेज 50,340 इंक्लूडिंग कैश परचेज, सेल्स रिटर्न रुपीज 10,000। गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। कौन सी डेट को? 31 मार्च 2020। हमें वैल्यू कब की गिवन है बेटा, और अपने को चाहिए कब की? सीधा चलना होगा कि उल्टा चलना होगा? लिखो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 9, statement of calculation of value of inventory on 31st March 2020। लिखे सबसे पहले लिखो बेटा, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन विच डेट 15 अप्रैल 2020, मतलब 15 अप्रैल को गोडाउन में रखे हुए इन्वेंट्री का फिजिकल काउंटिंग करने पर वैल्यू 5 लाख दिखाई दी बेटा। लिखेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर द ट्रांजैक्शंस took place between 31st March 2020 and 15th April 2020। क्या करने वाले हैं हम? इस 5 लाख रुपए में कुछ प्लस कुछ माइनस करने वाले हैं। कौन से पीरियड के ट्रांजैक्शंस? 31 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में। देखो बेटा, मैं बोलूँगा आप उसका जवाब देना, ठीक है? ये जो 5 लाख रुपए का गुड्स है ये कौन सी डेट को है? अगर 31 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में एक भी रुपए का माल ना आया हो, ना ही गया हो, ना हमने खरीदा वापस किया हो, ना हमारा बिका हुआ वापस आया हो, जो 15 अप्रैल को स्टॉक का वैल्यू था 5 लाख, क्या वही 31 तारीख को भी रहा होगा? लेकिन क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा कि इस दौरान कुछ तो सेल्स हो गई और कुछ हमारी क्या हो गई? परचेज। अच्छा, इन्वेंट्री की प्राइसिंग सेलिंग प्राइस पर होती है क्या? कौन सी प्राइस पर होती है? फिर उसे किससे कंपेयर करते हैं? एनआरवी। एनआरवी नहीं होता तो क्या लिखते हैं? कॉस्ट।
एम आई क्लियर? सेलिंग प्राइस में हमेशा प्रॉफिट या लॉस इंक्लूसिव होता है कि नहीं होता है? तो अपने को प्रॉफिट है तो उसे लेस कर देना चाहिए, लॉस है तो उसे ऐड कर देना। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन पढ़िए। हाँ बेटा, क्या रिपीट करो? सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट ऐड होता है बेटा या लॉस लेस हो चुका होता है? तो बस अपने को तो वैल्यू हमेशा कौन से आइडेंटिफाई करनी है? कॉस्ट। देखो क्वेश्चन में आपको 15 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में सबसे पहले क्या ट्रांजैक्शन हुआ? सेल्स दिया हुआ है बेटा। सेल्स के साथ साथ क्या गिवन है? सेल्स रिटर्न, है ना बेटा? सेल्स हो जाने से क्या माल रिड्यूस हो चुका था? माल बेच दिया होगा, तो ये माल कब बिका? 31 मार्च के पहले या बाद में? यानी 31 मार्च को स्टॉक हमारे पास फिजिकली पड़ा था कि नहीं पड़ा था? हम उसके ओनर थे कि नहीं थे? बताइए। माइनस हो चुका है, अब क्या कर दें उसे? ऐड। लिखो सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड। एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड? 31 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड। क्या टोटल सेल्स 4,10,000 रुपए की है? बेटा जब इन्वेंट्री की काउंटिंग करते हैं तो माल चाहे नकद में बिका हो चाहे उधार में, माल आपने नकद में खरीदा हो चाहे उधार में, इन्वेंट्री तो हमने जो खरीदी या जो बेची वही मानी जाती है, क्योंकि उधार बेचोगे तो भी माल जा रहा है, नकद बेचोगे तो भी जा रहा है। और सेल्स तो उधार बेचने पर भी क्रेडिट होता है, डेटर टू सेल, नकद बेचने पर भी कैश टू सेल होता है कि नहीं होता? लेस सेल्स रिटर्न 10,000। यानी कि इस पीरियड के दौरान नेट में गुड्स कितने की प्राइस वाली बिकी थी? लेकिन इसमें क्या इंक्लूडेड है? प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट या ऑन सेल्स? परसेंटेज की वैल्यू को क्या चेंज करने की जरूरत है बेटे? क्यों जी? क्योंकि मार्जिन भी सेल्स पर है और वैल्यू भी सेल्स पर है। लिखेंगे लेस जी प्रॉफिट एट द रेट कितना परसेंट? क्या 4 लाख का 20% 80,000 होता है? क्या 3,20,000 के कॉस्ट का माल 31 मार्च को तो था, लेकिन 31 मार्च के बाद बेच देने के कारण 15 अप्रैल तक नहीं था? यानी ये 5 लाख 3,20,000 का माल बेचने के बाद आया है ना? यानी 31 मार्च तो हमारे पास था ना बेटे? समझ में आ गई मेरी बात? 3,20,000 ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, क्या इस 31 मार्च और 15 अप्रैल के बीच में हमने गुड्स खरीदी भी है क्या? क्या हमें से फर्क पड़ता है कि नकद खरीदा उधार कितना? लेस परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड। कितना बेटे? 50,340। क्या और कोई इंफॉर्मेशन है? बताइए। 769,660 चेक कर लेना बेटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक। अच्छा, अपन शुरू कहाँ से किए थे वैल्यू? 15 अप्रैल से। उल्टा चल के कौन सी डेट को आ गए? करेक्ट। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 7,69,660। फटाफट बताओ, समझ आ गया? एकदम एकदम आसान क्वेश्चन था बेटे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो यू विल गेट 4 और मैक्सिमम 5 मार्क्स। 4 ही मिलेंगे शायद, 10 मैक्सिमम 10। फाइनल अकाउंट्स में से आ जाता है 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का। इन चैप्टर में से तो 10-10 मार्क्स के आते हैं मैक्सिमम। फाइनल अकाउंट्स बड़ा है ना बेटा, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, बॉन्ड, एडजस्टमेंट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आता है उसका। सब नोट कर लिया? अब एक इसी से मिलता जुलता और थोड़ा सा एडवांस इलस्ट्रेशन और आगे पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 सॉरी 10। बेटा देखो, एक क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को। मेरे साथ पढ़ना शुरू करो और बताना सीधा चलना है कि उल्टा चलना है। इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड वॉज कंप्लीटेड बाय, यार उल्टा चलना। हमें चाहिए कब का था? 31 का, और हम बता कब का रहे हैं?
अच्छा उल्टा इसलिए चलना पड़ेगा बिकॉज इस 31 मार्च वाले को जो वैल्यू थी इसमें बाद में खरीदे प्लस हो गए थे और बाद में बेचे गए माइनस, तो जो माइनस हो चुका उसे प्लस कर देने का, जो प्लस हो चुका उसे माइनस आ जाएगा बेटा। The valuation of which showed a inventory figure of rupees 16,75,000 at cost, मतलब 16,75,000 के कॉस्ट का माल गोडाउन में कौन सी डेट को पड़ा था? ओके, आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर यानी 31 मार्च के बाद, एंटिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री टेकिंग यानी कब तक? 10 अप्रैल 2020। सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड फॉर रुपीज 68,007, मतलब सेल्स का फिगर दिया हुआ है 68,750 एंड प्रॉफिट मार्जिन बीइंग 33.33% ऑन कॉस्ट। कैन वी से 25% ऑन सेल्स? ठीक है। Purchases for the next year included in the inventory amounting rupees 90,000 at cost less trade discount at the rate 10%. During this period यानी 31 और 10 के बीच में goods were added, value add हुई है to the inventory at a markup price of rupees 3,000 in respect of sales return, मतलब इस दौरान sales return भी हुआ है कितने रुपए का? 3,000 रुपए का। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वॉज, अच्छा यहाँ तक का जो क्वेश्चन है ना बेटा ये ठीक हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, यहाँ तक का क्वेश्चन। सेल्स गिवन है, परचेज गिवन है, सेल्स रिटर्न गिवन है। सेल्स माइनस हो गई प्लस कर देंगे, परचेज प्लस हो चुकी उसे माइनस, आंसर आ जाता है। अब ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको पढ़िएगा। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वॉज फाउंड दैट, इन्वेंट्री टेकिंग मतलब फिजिकल काउंटिंग करने के बाद में, that there were certain very old slow moving items costing rupees 11,250 which should be taken at rupees 5,250 to ensure the disposal to an interested customer. Inventory should be valued at cost price or NRV whichever is less. हमारे जो स्टॉक की वैल्यू हमें गिवन है उसमें 11,250 रुपए की इन्वेंट्री ऐसे आइटम की शामिल है जो बहुत ही स्लो मूविंग आइटम, मतलब ये बहुत ओल्ड फैशन हो गया। अब कस्टमर इजीली आकर आपसे वो चीज़ की डिमांड नहीं करता, तो आपके पास स्टॉक पड़ा रहेगा कि नहीं पड़ा रहेगा? समझदारी किसमें है? कम रेट में बेच दो ताकि जितना मिल रहा है उससे लॉस कम होगा कि नहीं होगा? ये पेन मैंने 11,250 में खरीदा, मान लो कितने में खरीदा? 11,250, ठीक है बेटा 1.5 लाख में ही खरीदा। आज इसको तय कर दो मैंने कितने में खरीदा? 1.5 लाख। अब ये बिक ही नहीं रहा, कोई खरीद ही नहीं रहा इसको, और मैं रिजिड हूँ, बेचूंगा तो कितने में बेचूंगा? अब आज कोई जीरो में भी नहीं खरीद रहा, तो पूरा 1.5 लाख का नुकसान हो गया। 15 दिन पहले कोई आदमी मेरे पास 75,000 की कीमत लगा गया, अगर मैं कितने में बेच दिया होता तो मेरे को एटलीस्ट 75,000 रिकवर हो गया होता। बात समझ में आ गई? और जब चैप्टर की मैंने शुरुआत की तो मैंने बताया था कि जनरली जो कॉस्ट होती है वो एनआरवी से हमेशा कम होती है जनरली, क्योंकि एनआरवी में क्या जुड़ा होता है? प्रॉफिट। क्या जुड़ा होता है? लेकिन कभी कभी कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो एबनॉर्मली सिचुएशन में खराब हो जाते हैं, तो आपको उसकी रेट कम करनी पड़ती है। जैसे रेट कम करेंगे तो आपका एनआरवी रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मुझे इतना बताओ, आपके सामने इन्वेंट्री की वैल्यू 11,250 शामिल होनी चाहिए थी या उसकी विच एवर इज लेस 5,250 में, लेकिन आपने इस 1675 में कितना इंक्लूड कर रखा है, जबकि होना कितना चाहिए था? क्या आपने 6,000 रुपये ज़्यादा दिखा रखे हैं बेटा? इसको रिड्यूस कर देंगे अपन, आगे बढ़ो। ड्यू टू हैवी फ्लड certain goods costing rupees 15,500 were received from the supplier beyond the delivery date of the customer. As a result, the customer refused to take delivery and net realizable value of the goods was estimated to be rupees 12,500 on 31st March. इस 16,75,000 रुपए की वैल्यू में 15,500 की कॉस्ट का ऐसा माल भी रखा हुआ है जिसको अपन ने सप्लायर से मंगवाया था बिफोर द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर, लेकिन उसके इलाके में क्या आ गई थी? बाढ़, फ्लड आ गई, वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पूरी तरीके से ठप हो गई, तो वो हमारे को माल उस डेट तक सप्लाई नहीं कर पाया जिस डेट तक हमने कस्टमर को ये माल सप्लाई करने के लिए प्रॉमिस किया था। मान लीजिए मैं वो बिजनेसमैन हूँ जिसके बारे में बात हो रही है, ये सप्लायर था और ये मेरा कस्टमर था। इसने कहा सर
फला फला डेट तक अगर आप मेरे को ये माल पहुंचा देंगे तो आप मेरे को गुड्स दे देना और मैं आपको पैसे दे दूंगा। अगर आप इस डेट तक क्या नहीं कर पाते, मुझे गुड्स की सप्लाई नहीं कर पाते, तो मैं उसी दिन किसी और से खरीद के काम फिनिश कर दूंगा, फिर बाद में गुड्स नहीं लूंगा और ना ही पैसे दूंगा। समझ में आ गई? मैंने कहा तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम मंगवा लेंगे। अब मान लीजिए मैं आसाम से गुड्स मंगवा रहा हूँ, आसाम में बहुत ज़्यादा जो फ्लड है वो बहुत ज़्यादा रहता है बेटा। आ जाती कभी बार, ये वहीं रहता था इसके एरिया में क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, फ्लड आ गया। और फ्लड आ जाने के कारण ये आदमी मुझे टाइमली क्या नहीं कर सकता, गुड्स की डिलीवरी नहीं। अब मेरे पास गुड्स टाइमली नहीं आया तो मैं इसको टाइम कैसे दे पाऊंगा सर? इसने वो गुड्स लेने से मना कर दिया। 15,500 मुझे देने पड़ गए इसको। टेल मी यस और नो। अब वो 15,500 के पास मेरे पास पड़ा रह गया, जो किस में इंक्लूडेड है, 16,75,000। अब ये गुड्स मैंने मंगवाया किसके लिए था? इसके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग मंगवाया था। अब ये इसके स्पेसिफिकेशन का आइटम तुम क्यों खरीदोगे सर? तो मुझे कुछ ना कुछ करके उसमें क्या करना पड़ा, कुछ चेंजेस करने पड़े होंगे या उसकी रेट कम करनी पड़ी। एक कस्टमर कितने में लेने को रेडी हुआ? व्हाट इज दिस? वो मुझे पता है। व्हाट इज दिस? कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज दिस? दोनों में किस पर करना चाहिए था, पर मैंने किस पे किया हुआ है? 3,000 वैल्यू ज़्यादा कर रखी है। क्या बोलता है? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंड। ये गलत लिखा है बेटा, 31 मार्च 2020। देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन पुराना वाला था बेटा, इस जगह तक, और जैसे दो बातें नहीं बोली गई ना इन्होंने, कर दे हम लोग सॉल्यूशन। लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 10। स्टेटमेंट of calculation of inventory on which date? 31st March 2020। सबसे पहले लिखेंगे value of inventory as on 10th April 2020। how much? 16,75,000। अब इसी में सर्टेन एडजस्टमेंट बिठाने पड़ेंगे बेटा। लिखो एडजस्टमेंट्स फॉर द ट्रांजैक्शंस took between 31st March 2022 and 10th April 2020। हाँ बेटा, क्या इस दौरान हमने कुछ गुड्स बेच दिया था क्या? ना। पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करके दिखा दी थी। अब सेल्स रिटर्न को, सेल्स को अलग भी दिखाया जा सकता है। समझ गए? सेल्स का ट्रीटमेंट अलग कर लें, सेल्स रिटर्न का ट्रीटमेंट अलग कर लें। सेल्स में माल जाता है कि आता है? तो माल जा चुका यानी माइनस हो चुका। अब क्या कर दें उसे? सेल्स रिटर्न में माल जाता है कि आता है? सेल्स रिटर्न माल आ चुका, उसे क्या कर दें? माइनस। एक ही बात होती है। देखो सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, क्या ये 68,750 है बेटा? लेस प्रॉफिट एट द रेट 33.33% ऑन कॉस्ट ऑब्लिक 25% ऑन सेल्स। तुम्हारे को जैसा समझना है वैसा कर सकते हैं। 68,750 डिवाइड बाय 133.33 करोगे तो भी प्रॉफिट उतना ही आएगा जितना कि 68,750 को 25% मल्टीप्लाई करने पर आएगा। 87.5 है ना? तो ये 17,188 रुपये हो जाएगा बेटा। एक बार मैं जैसा बोलूँ वैसा करिए।
दो तरीके थे। 68,750 का कितना परसेंट निकाल लिया आपने? बात समझ में आ गई? या फिर पहले स्क्रीन पे कैलकुलेटर पे 68,750 डिवाइड बाय 133.33333 करते जाइए जब तक, मल्टीप्लाई बाय 33.33 करते जाइए जब तक हो रहा है 17,150। इसलिए बोल रहा था इतना मत कर, पूरा कर, क्योंकि पॉइंट में फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा आ जाता है और भी आसान होता है। हाँ क्या बताऊँ? 68,750 डिवाइड बाय 133.3 जब तक कि कैलकुलेटर पे जगह है 3 प्रेस किए जाओ और फिर मल्टीप्लाई बाय 33.33 जब तक प्रेस होता है तब तक प्रेस कर दो। क्या आंसर आया? और भी इजी तरीका था, दो पहले बता दिया, सीधा 25% करो, ज़्यादा आसान है। अच्छा 33.33 को क्या 1/3 बोल सकते हैं क्या? 68,750 का 1/3, 68,750 डिवाइड बाई 3। सॉरी मैं मतलब बोल गया, ये 1/3 इसका कॉस्ट का होगा नहीं, ये तो कौन सी प्राइस है? सेल प्राइस है। ये इसका 1/4 करके देखो, 1/3 की बजाय 1/4 कितना आ रहा है बेटा? अब आपको दोबारा नहीं बताना चाहिए ना, समझ में आएगा ना आप लोगों को? मैं बार बार कहता हूँ, ये वाला परसेंटेज चेंज करने से कैलकुलेशन आसान हो जाती है, आंसर सेम नहीं आता है। ठीक है, हाँ जी वैल्यू बताओ। 5,562 51,562 का माल इस पीरियड के दौरान क्या हो गया था? बिक गया था। इससे इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो गई थी? रिड्यूस हो गई थी। कब रिड्यूस हुई? 31 तारीख के बाद। लेकिन 31 को तो हमारे पास था ना बेटा, इसलिए इसे अपन ने क्या कर दिया? प्लस। अब नाउ लेस, क्या इस दौरान हमने गुड्स परचेज की है क्या? बोलो कितनी है? लेकिन 90,000 तो ट्रेड डिस्काउंट भी तो बोल रहा है, परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड। 90,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। फटाफट बोलो। ये माइनस कर दो बेटा। क्यों? ये गुड्स है तो सही, आया तो है हमारे पास, लेकिन आया कब? 31 तारीख के बाद। हमें तो कब चाहिए था? 31। बात समझ में आ गई बेटा? लेस, क्या इसी पीरियड के दौरान सेल्स रिटर्न भी हुई है? सेल्स रिटर्न में गुड्स गया हुआ वापस आता है, ये 31 तारीख के बाद में आया था बेटा। सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है? 3,000। क्या इसमें से प्रॉफिट लेस कर दे बेटा? या तो 33.33 पॉइंट कॉस्ट पे लेस कर दो या 25% कर दो। 750। क्या 2,250 रुपए की इन्वेंट्री जो आई, क्या वो 31 मार्च के बाद आई बेटा? अंडरस्टूड? नाउ आगे, अगर क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता तो इस 1675 में ये प्लस ये माइनस करके आंसर आ गया होता हमारा। लेकिन हमारे पास 1675 में 11,250 के कॉस्ट वाला इन्वेंट्री भी शामिल था, लेकिन वो बहुत ही पुराना हो गया, स्लो मूविंग आइटम है, कस्टमर नहीं खरीद रहा, आउट ऑफ फैशन हो गया। कितने पर दाम रखा अपन ने उसका? 5,250। तो ये इसकी एनआरवी हो गई ना, तो 11,250 पे रखना था कि 5,250? आपने कितने पे रख लिया? 6,000 से इन्वेंट्री का वैल्यू ज़्यादा हो रखा है। ये हमारे को लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन हो गया कि नहीं हो गया? कि एसेट की वैल्यू 11,250 से रिड्यूस होकर 5,250 आ गई, है ना बेटा? देखो लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन शामिल है 11,250 पे, होना चाहिए था 5,250। तो दो ऑप्शन थे मेरे पास, या तो पहले पूरा 11,250 लेस कर दूं, 5,250 प्लस कर दूं, तो 6,000 रुपये ही प्लस हो जाएंगे, सॉरी माइनस। ओके एंड नाउ लेस, क्या हम कस्टमर को गुड्स डिलीवर करने में डिफॉल्ट कर गए बेटा? 15,500 का इन्वेंट्री हमें खरीदना पड़ गया, जिसको हम कितने में ही बेच सकते हैं। तो हमारे लिए एनआरवी और कॉस्ट में से एनआरवी कम थी। वी शुड हैव रिकॉर्डेड एट 12,500 बट वी रिकॉर्डेड एट 3,000, ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया। लिखो लॉस ड्यू टू
डिफॉल्ट इन सप्लाई, फटाफट बोले 3000। फाइनल आंसर बोले, फिर से बोलिए 16 लाख 34 34,312। चेक द सॉल्यूशन। कोई बात नहीं, हमारा आंसर सही है। आ कितना है बुक में? वो यहाँ के कारण आ रहा होगा, बुक में सेल्स का फिगर 51,560 ऐड किया होगा, है ना। देखो मैं सॉल्यूशन चेक करवाया था एक बार। आपने 51,560 ऐड करना था, यहाँ पे 562 ऐड किया, अब यहाँ पे कितना किया? 51,560। क्वेश्चन में कहीं बोला था क्या नियरेस्ट मल्टीपल 10 रुपीज़? कहीं बोला था? ये बोल देता कि 10 के मल्टीपल में रिकॉर्ड कीजिएगा, तो मैं 562 किस पे डाल दिया होता है? 560। ये तब से जब से छपा है ना मॉड्यूल, तब से यही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक नहीं हुआ, उम्मीद है कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, और 562 ही लिखा हुआ है। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? इसको नोट करो। हाँ कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल कर सकते हैं, पर मैंने दोनों एस्पेक्ट सिखा दिया कि कल को गलती से सेल्स रिटर्न लेस करना भूल जाएं तो इस तरीके से, मतलब काट पीट करने की जरूरत नहीं है जी, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्या हुआ? इस ट्रेंड ये वाला है, मौका भेज गया है। वो इजी वही होता है बेटा जो अपने को आता है। हाँ जी, कर लिया बेटा नोट। अब आपको कुछ क्वेश्चंस में मैं डिफरेंसेस बताऊंगा, पहले वो डिफरेंसेस देखना। हटा दो इसको मैं। फिर से बोलना। हाँ क्या? सेल्स रिटर्न वाला बेटा, सेल्स रिटर्न में गुड्स हमारी बिकी हुई वापस आ गई। आई कब? 31 मार्च के पहले या बाद में? तो प्लस हो गई है, इसे क्या करना पड़ेगा? लेस। इसलिए 3,000 में प्रॉफिट मार्जिन हटाया, सेल्स रिटर्न सेल्स प्राइस में थी, प्रॉफिट मार्जिन हटाओ तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट। ठीक है बेटा, इसको यहाँ से भी लेस कर सकते थे अपन लोग, जैसा इलस्ट्रेशन नंबर अपन ने 9 में किया। चलें आगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस में आपको डिफरेंसेस पता करने के लिए बोलूंगा, या मैं कुछ बोलूंगा उसको पकड़ना मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। रीड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, पढ़ो देखें। X, who was closing his books on 31st March 2020, failed to take the actual stock which he did only on, सीधा चलना है कि उल्टा चलना है? When it was ascertained by him to be worth ₹2,50,000। देखो लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन की, देखना क्या गलती हो रही है। Ascertain the value of stock on 31st March 2020। क्या बोला इसने? हाँ तो क्या है, कोई बात नहीं, नहीं बोला मैंने फिजिकल। फर्क पड़ेगा क्या? वो मैंने आज एग्जाम्पल जो दिया था बोर्ड पे, 7 स्टॉक्स वाला और 1 स्टॉक वाला, डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? वो जो बैलेंस शीट मैंने बनाई थी उसमें 7 रेफ्रिजरेटर या 7 टीवी मल्टीप्लाई 10,000 किया, 70,000 ऐड इन्वेंट्री विद कस्टमर 10,000 किया, तो आंसर आया। अगर मैं आपसे पूछता बताओ फिजिकल कितना है, तो आप पूरा 80 बोलते कि 70? मैं खाली वैल्यू बोलता तो क्या आंसर बोलते? समझना है? तो इस क्वेश्चन में मुझे इन्वेंट्री की वैल्यू कौन सी डेट को दी हुई है, और मुझे इन्वेंट्री की वैल्यू पता करने के लिए कौन सी इन्वेंट्री की? फिजिकली जो मेरे पास थी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 अपन कर चुके थे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो देखें। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन ए बिजनेस वाज डन ऑन 23rd June 2020। The value of the stock was ₹48। The following transaction took between 23rd to 30th June। सीधा चलेंगे उल्टा चलेंगे इसमें? सीधा। कब की गिवन है? 23 तारीख, और 23 से
20 के बता रहा है, यानी कि अपने को वैल्यू कब पता करनी है? 30। सीधा है उल्टा? अब पढ़ो, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक ऑन 30th जून। अच्छा, यहाँ क्या मांग रहा है और मैंने क्या पढ़ लिया? और अगर मैं फिजिकल मान के करके आऊंगा तो क्वेश्चन गलत आएगा आंसर। और उधर मुझे क्या चाहिए था? फिजिकल, और मैं फिजिकल ना छोड़कर क्या लिख के आ जाऊँ तो गलत हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर देयर आर ऑलवेज टू टाइप ऑफ इन्वेंट्री। फर्स्ट फिजिकल, जो फिजिकल पोजीशन में होती है। दूसरी ओन, चाहे फिजिकली हमारे पास प्रेजेंट हो या फिर ना हो, बट हम उस गुड्स को ओन करते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? आपसे कहा जाए क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए का, उसे हमेशा क्या नाम देंगे? फिजिकल का। क्या नाम देंगे उसे? और अगर कोई सर्टेन इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये मान लेंगे इतना ही था और इतना ही हमारा है भी। बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए, फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ेंगे। हमें इन्वेंट्री कब की चाहिए थी और हम पता कब कर पाए? पहले वर्बली आंसर देना, क्या प्लस करना है क्या माइनस। कैलसियस ले लो, देखिए आंसर आता है क्या हमारा। कितने रुपए का इन्वेंट्री दिया हुआ है? 2,50,000। ओके। इट वॉज फाउंड दैट, इस लाइन को पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच। जिस दिन माल आप देते हैं, जिस दिन आप गुड्स के फिजिकल पोजीशन ट्रांसफर करते हैं, सेल्स की रिकॉर्डिंग सेम डे ही सेल्स बुक में हो जाती है। एंड रिटर्न इनवर्ड्स इन द रिटर्न्स बुक एज एंड व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड। और जिस दिन बिका हुआ माल लौटा हो वापस हमारे पास फिजिकली आ जाता है, हम उसकी एंट्री सेल्स रिटर्न बुक में इमीडिएटली कर देते हैं। बात समझ में आ गई? बट ये लिखा है परचेजेस आर एंटर्ड इन द परचेज डे बुक वंस द इनवॉइसेस आर रिसीव। हमें इनवॉइस रिसीव होते ही हम क्या कर लेते हैं? गुड्स को हम ये देखते हैं कि इतना आया है कि नहीं आया। यहाँ पर तो काम फिजिकली हो रहा है। देखो देखो, यहाँ पे तो फिजिकल बेसिस पे रिकॉर्डिंग हो रही है और यहाँ केवल इनवॉइसेस के बेसिस पे। क्या बोला मैंने? देखो ध्यान से, इसको पढ़ो। देखो, आपका नाम आयुष था क्या? आयुष को मैंने क्या किया? 1 लाख रुपए का गुड्स आज दे दिया। मेरा अकाउंटेंट क्या नहीं आया है? नहीं, अकाउंटेंट क्या, अकाउंटेंट आया है, लेकिन मैंने इसको क्या नहीं बना के भेजा? कोई इनवॉइस बनाकर नहीं भेजा। लेकिन मैंने अकाउंट को क्या रखा है कि मैंने इसको क्या कर दिया? माल दे दिया है। इसने बोला ठीक है बन जाएगा इनवॉइस। आज ये क्या कर लेते हैं? सेल्स की एंट्री पास कर लेते। तो जिस दिन माल फिजिकली गया उसी दिन अपन ने सेल जाने की एंट्री कर दी कि नहीं कर दी? लेकिन परचेज के केस में मैं क्या करता हूँ कि देखो भाई अकाउंटेंट, परचेज की एंट्री तभी करनी है जब खरीदे हुए माल का इनवॉइस आ जाएगा। मतलब मैंने माल आज तो खरीद लिया, इनवॉइस आएगा 5 दिन बाद। तो मेरे पास फिजिकली गुड्स आ गया है कि नहीं आ गया है? लेकिन बुक्स में मेरे पास आज नहीं आएगा कि इनवॉइस ही नहीं बना। इनवॉइस कब बनेगा? 5 दिन बाद। बेटा बात समझ में आ गई क्या? ना, इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन 31 मार्च 2020 एंड 9 अप्रैल 2020 एज पर द सेल्स डे बुक। कितना रुपीज बताइए? सेल्स जनरली क्या होती है? लेस। उल्टा चलना है कि सीधा चलना है? इस क्वेश्चन उल्टा चलना है। सेल्स क्या हो चुकी है? माइनस हो चुकी है। क्या कर देंगे इसे? प्लस। बात समझ में आ गई? देखो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देखो, 33.33% कॉस्ट पे गिवन है क्या? यानी सेल्स का 25% ना, 17,200 का 25 हटा के बताओ। 17,200 माइनस 4,300 हटा 12,900 प्लस होगा उस 2.5 लाख में 2,50,000 प्लस 62,900 यानी 262,900 हो गया आफ्टर एडजस्टमेंट। वेरी गुड। आगे देखिए, एंड एज पर परचेज बुक्स कितने रुपए का परचेज था? अब अपन आगे की लाइन नहीं पढ़े अगर तो अपन यही मानते हैं कि 1,200 का माल और आ गया हमारे पास, तो अपन को 1,200 माइनस करना चाहिए था। लेकिन आगे पढ़िए, आउट ऑफ दीज गुड्स अमाउंटिंग ₹500 वर नॉट रिसीव्ड अंटिल आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन। हमने भले ही 31 तारीख के बाद माल खरीदा कितने रुपए का और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो अपन ये कहते हैं ना कि ये 1,200 का माल किस में इंक्लूडेड है। लेकिन हम कह रहे हैं खरीदा 1,200 का है, फिजिकली 500 का तो आया ही नहीं। तो बता आयो कितना होगा? तो 700 ही एडिट था कि नहीं था? तो फिर लेस भी कितना ही करोगे? -700। जो भी बोले अच्छा बोले, समझ में आ गया आप लोगों को? आगे देखो, गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन रिसीव्ड
कब हुई और हम गुड्स के मालिक कब बन चुके थे? मार्च में बन चुके थे ना, मतलब ओनरशिप तो कब आ गई थी? मार्च में। लेकिन गुड्स की फिजिकल पोजेशन कब आई? बेटा हमें इन्वेंट्री का कौन सा स्टॉक चाहिए? मालिक तो मैं कब बन चुका था, लेकिन फिजिकल आया कब था? तो जो 4 तारीख को आया वो इस 9 तारीख को दिखाए हुए 2.5 लाख में ऑलरेडी शामिल है कि नहीं? लेकिन मुझे कौन सी डेट का फिजिकल चाहिए? अरे ये आया ही कब था? तो क्या 31 को था क्या मेरे पास? तो इस 2.5 लाख में शामिल है, लेकिन इस दिन नहीं था। माइनस करना चाहिए ना, माइनस 1000 कर देना। $2,61,200 समझ में आ गया क्या? पक्का? बेटा अगर आपसे इस क्वेश्चन में फिजिकल नहीं पूछता, केवल बोल देता वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो मैं 1000 को ना प्लस करता ना माइनस करता। क्यों? 31 तारीख को मैं उसका ओनर था कि नहीं था, और इस 2.5 लाख में ऑलरेडी इंक्लूड है कि नहीं? नो प्लस नो माइनस। बात समझ में आई? फटाफट नोट करो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट का नाम बोलिए क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? फिजिकल स्टॉक। ये लिखना बहुत जरूरी बेटा। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020। तो अब कुछ समझ में आ रहा होगा कि वैल्यू ऑफ स्टॉक 2 तरह का होता है, एक जो फिजिकली पोजेस्ड होता है और एक फिजिकली पोजेस नहीं होता, जो हम उसके ओनर होते हैं बेटे। लिखो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 9th April 2020। हाउ मच? 2,50,000 एट एडजस्टमेंट्स for the transactions took place between 31st March 2020 and 9th April 2020। ओके? हाँ जी। एंड sales during the period $17,200। सीधा बाहर क्यों नहीं मैंने प्लस किया? करेक्ट, क्योंकि उसमें प्रॉफिट एडेड है, उसे लेस करेंगे। लेस प्रॉफिट 33.33% ऑन कॉस्ट और 25% ऑफ सेल्स। हाँ जी, 17,200 का 4,300 बाहर वैल्यू 12,900 प्लस हो जाएगा। ओके बेटा? नाउ क्या इस पीरियड के दौरान सेल्स आई बेटा? सॉरी, सेल्स क्या? परचेज। परचेजेस एज पर इनवॉइसेस कितने रुपए की? 12। इनवॉइस तो कितने का बन गया था? मैंने कहा था ना, गुड्स आता रहेगा, जिस दिन गुड्स ओनर कर लेंगे इनवॉइस मिल जाएगा, उस दिन क्या कर लेंगे? एंट्री लेस गुड्स नॉट रिसीव्ड। क्या लिखूं? टिल? ना ना ना, मैं 1200 31 मार्च के बाद की परचेज मान रहा हूं ना। इसी 1200 में तो 9 अप्रैल तक गुड्स आया नहीं है ना बेटा, तो कितना लेस करूंगा? 500। तो बताइए इस 9 अप्रैल के बीच तक केवल कितने का ही गुड्स फिजिकली आया था? तो जो फिजिकली आया था वही फिजिकली लेस करना होगा कि नहीं करना होगा?
बेटा मेरे को इनवॉइस कितना बना हुआ है 9 अप्रैल तक, और इस 9 अप्रैल तक में कितने का गुड्स नहीं आया है, तो 9 अप्रैल तक आया कितना है वही तो लेस करना है। समझे सब बच्चे ना? लेस। बताइए मुझे, अगर फिजिकल इन्वेंट्री नहीं पता करना होता तो वो 1000 का गुड्स में कुछ किया होता क्या? लिखो परचेजेस इन मंथ ऑफ मार्च, या लिखेंगे परचेज्ड इन month of March but received on which date? 4th July, 4th of April, but not received till not received till 30 because it received is on 4th April. How much? माइनस कर दो बेटा, आंसर बोलिए। वैल्यू ऑफ स्टॉक लिखूं या वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक लिखूं? फिर से बोलना 261 200। ओके बेटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक। डन? दो दिन से गर्मी बहुत तेज नहीं? फर्स्ट जुलाई से बताते हैं मॉनसून ऑल ओवर इंडिया। तो 2-2.5 महीने पहले आ जाता है। मान के चलो पेपर नवंबर में, और अगर लगता है ICI को कि बच्चों को CBSE पेपर होने के कारण लेट प्रिपरेशन का टाइम मिला है तो हो सकता है इसको नवंबर के बजाय दिसंबर में आगे बढ़ा दें। फिलहाल तो डेट यही है नवंबर। हाँ लास्ट के में, इंटर और फाइनल के बिगनिंग में हो जाता है फर्स्ट वीक। ट्रेंड तो यही है, अपने को भी ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। पास्ट प्रेजेंट बिकम्स पास्ट ऑलवेज, ध्यान रखिएगा। जब तुम्हारे आएगा ना वो दूसरे के लिए पास्ट होएगा। ऑल आई कैन से दिस ओनली। हाँ जी, सबने कर लिया। अब एक फर्स्ट क्लास क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। और फोर्थ प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन दो तरीके से करेंगे। क्वेश्चन में अपने से मांगा क्या है, फोर्थ में केवल क्या मांगा है, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ स्टॉक भी पता करेंगे तो वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक पता करेंगे, ताकि दोनों में डिस्टिंक्शन हो जाए, समझ में आ जाए हमारे को। आर यू रेडी? तो आप लोग मुझे बताना कि मैं तो बुक वैल्यू पता करूंगा, और अगर आपको क्या पता करना होता है इस क्वेश्चन में तो आप प्लस करते या फिर नहीं करते मुझे बताना, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो बेटा। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन ए बिजनेस वाज डन ऑन 23 जून, मतलब 23 जून को गोडाउन में रखे हुए इन्वेंट्री का वैल्यू कितने रुपीस का था, 48 lakhs। ओके, द वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज रुपीस हाउ मच, 48 lakh। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23 जून टू 30 जून, मतलब सीधा चलना पड़ेगा अपने। फिर पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 आपके सामने गिवन है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 30 जून 2020। पहले फॉर्मेट बनाओ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका स्टेटमेंट का हेडिंग भी उसी के अकॉर्डिंग होगा ना बेटा। तो मैंने एक बार तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसी की हेडिंग दे रहा हूँ, वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्योंकि अगर क्या पूछा होता तो मैं क्या लिखा होता, वैल्यू ऑफ फिजिकल। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन का आंसर हमें क्या निकालना होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है और वैल्यू ऑफ स्टॉक ही पूछी गई है, तो इस बच्चों ने लिखा भी क्या होगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक। लेकिन हम लोग हमारी क्लास में क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट तो वो लिख रहे हैं, कॉलम में 2 बना दूंगा, एक से तो आएगा वैल्यू, एक से आएगा फिजिकल वैल्यू, ठीक है बेटा।
इस वाले कॉलम से तो क्या निकलेगी और इससे निकलेगी फिजिकल वैल्यू। लिखो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन विच डेट 23 जून 2020 कितने रुपए का 40। मतलब मैं दो रास्ते निकाल रहा हूँ 48 लेकर, इस रास्ते पे तो निकलेगा वैल्यू, इस रास्ते चलूंगा तो आएगा फिजिकल वैल्यू। तो ये वाले रास्ते पे मैं पहुंचूंगा, ये वाले रास्ते पे आपको पहुंचना है, ठीक है। आप बताना प्लस होगा कि माइनस। लिखो एडजस्टमेंट्स। For the transaction took place between 23rd June to 30th June या एंड 30th June। अच्छा, ये लिखने से हमारे को दो फायदे होते हैं। पहला फायदा, एक तो स्टेटमेंट सही दिखाई देता है कॉपी चेक करने वाले को, दूसरा अपने को अंदाजा रहेगा कि अपन लोग इस क्वेश्चन में सीधा चलेंगे, तो जो चीज़ आई है उसे प्लस ही करना है, जो गई है उसे माइनस ही करना है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, ये क्वेश्चन जो है वो 2-3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो माल कंसाइनमेंट पे हमने भेजा हुआ है, गुड्स एट कॉस्ट वर्थ ₹240 वर अनसोल्ड। तो मैं कंसाइनर बन के बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? जो माल मैंने किस पे भेजा हुआ था, उनमें से 2,40,000 रुपये का माल अभी भी बिना बिका हुआ है। मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, मैं उस गुड्स का ओनर हूं कि नहीं हूं? लेकिन आज यानी 30 तारीख के दिन क्या वो फिजिकली मेरे पास अवेलेबल है क्या? पक्का? तो मुझसे 30 तारीख के दिन ओनरशिप पूछोगे तो मैं 48 लाख प्लस 240 बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा? ऐसे बोलूंगा, देखो वो गोडाउन में 48 तो पड़ा है, वो तो है ही, एक 240 का माल ऐसा है जो है तो मेरा लेकिन मेरे पास नहीं है, तो है तो मेरा, यानी ओनरशिप मेरी है ना बेटा। बताइए 240 प्लस कर दिया जाए। लिखो बेटे, नंबर 1, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट lying unsold with कंसाइनी। हाँ जी, मेरे को कौन सा रास्ता पकड़ना था? बुक वैल्यू वाला। तो क्या मैं प्लस कर दूं? मेरा क्वेश्चन क्या होता, व्हाट इज योर फिजिकल स्टॉक? तो मैं चुप रहता कि नहीं रहता? मैं सिर्फ क्या बोलता, 48 लाख, क्योंकि तुमने मुझे पूछा ही क्या है, फिजिकल। तो फिजिकल है ही कितना? बात समझ में आ गई? वेरी नाइस। नंबर 2, purchase of ₹4 lakh were made out of which goods worth ₹160 were delivered on which date? देखो दो तरह का इन्वेंट्री हो गया। टोटल खरीदा कितने का? तो इसमें 260 का खरीदा और रिसीव भी हो गया, और जिसमें 1,60,000 का 260 नहीं 240 ऐसा जो खरीदा और रिसीव भी हो गया, लेकिन 160 का ऐसा जो खरीदा तो सही है लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो मुझे फटाफट बता सकते हैं क्या कि 240 दोनों में ही प्लस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि खरीदा, ओनरशिप भी आई, आ गया तो फिजिकल पोजीशन भी आई। टेल मी यस नो। लेकिन रिमेनिंग 160 केवल एक ही जगह प्लस होगा, बुक वैल्यू में। किस में नहीं होगा? क्योंकि फिजिकली वो उसमें पास आए नहीं। समझ में आया बेटा? वेरी गुड। लिखो गुड्स परचेज्ड and received till 30th June 2020. How much? 2,40,000। तो ओनरशिप भी आ गई और फिजिकल पोजेशन भी आ गई कि नहीं आ गई? ओके, बट गुड्स परचेज, क्या लिखूं आगे? बट नॉट रिसीव्ड टिल
30 जून 2020, लेकिन वो मेरी ओनरशिप का तो पार्ट है ना। आप देख लीजिए बेटा, अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ स्टॉक में केवल कितना ही प्लस हो रहा है, 4 लाख, और फिजिकल में केवल कितना प्लस हो रहा है, दोनों में 61 का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया। एक बार सारे बच्चे ना एकदम ऑनेस्ट आंसर तो पक्का समझ में आया। नाउ नंबर 3 बेटा, 3 नंबर पॉइंट सेल्स के बारे में बोल रहा है। देखो लिखना बंद कर दो सर, और देखो पेंडिंग रहा तो बाद में लिख लेना। सेल्स वर ₹13,60,000 which include goods worth ₹3,20,000 sent on approval। जब गुड्स अप्रूवल पे सेंड करते हैं तो क्या गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है क्या? लेकिन फिजिकल पोजेशन ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है बेटा, आगे हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न बिफोर, लेकिन 30 जून आने से पहले 3/20 का आधा माल कस्टमर ने वापस कर दिया था। आगे बोलता है गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस, हालांकि हम गुड्स को प्रॉफिट पर बेचते हैं, कॉस्ट का कितना परसेंट, यानी सेल्स का कितना परसेंट, 20%। अरे कॉस्ट का 25 तो सेल्स का 20% हो गया क्या? हाउएवर, लेकिन गुड्स कॉस्टिंग रुपीज हैड बीन सोल्ड फॉर, अब नॉर्मल सेल होगी क्या? 13,60,000 टोटल सेल्स। बोलिए 1360 इज, फिर से बोलिए 1360 इज, डू यू एग्री? क्या इसमें 3/20 की सेल ऑन अप्रूवल है? और 1,20,000 रुपये की सेल एबनॉर्मल है? तो टोटल में से 1/20 का 3/20 का हटा दो तो बाकी बचा हुआ नॉर्मल आया कि नहीं आया? देखो, और हमें सेल्स प्राइस पे वैल्यू करनी है कि कॉस्ट प्राइस पे? सेल्स पे करनी है कि कॉस्ट पे? वैल्यूएशन तो कॉस्ट पे होएगा ना। सीधे कमर एकदम सीधी। और अब जवाब, क्या मेरे पास टोटल सेल्स इस पीरियड के दौरान 13,60,000 की थी क्या बेटा? ये कौन सी प्राइस है? सेलिंग प्राइस, इसलिए अपन ने इसे क्या नाम दिया? टोटल सेल। बेटा मुझे क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई सेल ऑन अप्रूवल, कोई अबनॉर्मल नहीं दिया होता, 13,60,000 में से 20% हटाया होता, कॉस्ट निकल के आ जाती। क्योंकि माल गया है और मुझे सीधा चलना है तो इसकी कॉस्ट को माइनस कर दिया होता, आंसर आ गया था ना बेटा। लेकिन अब नाटक हुए इसमें, इस 13,60,000 रुपये में 3 तरह की सेल हो गई। पहली बोलो, सेल ऑन अप्रूवल, दूसरी हुई एबनॉर्मल सेल्स, तो बाकी बची हुई कौन सी होगी? नॉर्मल सेल्स। अब 13,60,000 कौन सी प्राइस का माल है? सेलिंग प्राइस का। तो इसमें से सेल ऑन अप्रूवल वाली सेल कितने की थी? 3,20,000। क्वेश्चन पढ़ो आपने, 2,40,000 की कॉस्ट वाला गुड्स कितने में बेचा? 1,20,000। तो सेलिंग प्राइस भी 1,20,000 ही लेस करनी होगी ना। अब कॉमन सेंस का क्वेश्चन, टोटल 13,60 थी, उसमें सेल ऑन अप्रूवल इतनी है, एबनॉर्मल इतनी, तो बताओ नॉर्मल कितनी होगी? 9,20,000। आई क्या आपको बात समझ? पक्का? मुझे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने के लिए सेलिंग प्राइस चाहिए कि कॉस्ट प्राइस चाहिए? और मुझे ये सब कौन सी प्राइसेस गिवन? प्रॉफिट का मार्जिन अगर लेस कर दूंगा सेल्स में से तो कॉस्ट निकल के आ जाएगी। प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे कितना है तो सेल्स पे कितना होगा? तो सीधे सीधे 3/20 का प्रॉफिट लेस कर दो, कॉस्ट निकल के आ जाएगा। 3/20 का प्रॉफिट आएगा 64,000, माइनस करो, कॉस्ट आ गया 2,56,000। बेटा ये वाली बात थोड़ी दोबारा बोलनी है मेरे को, इसकी मुझे कॉस्टिंग निकालने की जरूरत है क्या? क्यों? अरे एबनॉर्मल नहीं, मुझे क्वेश्चन में गिवन है इसकी कॉस्ट 2,40,000, इसकी निकाल लो बेटा। 920 का 20% लेस कर दो, आ गया 736। तो मुझे हिसाब किताब में उन सेलिंग प्राइसेस को लेना है कि कॉस्ट प्राइस को लेना है? बात समझ में आ गई? मेरे को वापस जवाब देना, मुझे इस क्वेश्चन में सीधा चलना है कि उल्टा चलना है? अगर मुझे क्वेश्चन में टोटल सेल्स केवल कितनी दी होती तो मैं उसका 20% लेस करके जो वैल्यू आता है उसे माइनस कर दिया होता। इन्होंने सोचा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, थोड़ा टिपिकल बना देते हैं। 1360 में 3 तरह की सेल शामिल कर दी। पहली कौन सी? दूसरी? तीसरी?
क्योंकि 1360 कौन सी प्राइस है, सेलिंग प्राइस, तो मुझे इनमें से अलग अलग तरह की सेलिंग प्राइस को हटाना पड़ा। सेल ऑन अप्रूवल की सेलिंग प्राइस, एबनॉर्मल गुड्स की सेलिंग प्राइस, ये आपने क्वेश्चन पढ़ा था ना, और नॉर्मल की, इनमें से प्रॉफिट मार्जिन हटा दिया जाए। इस पर हटा सकता हूँ प्रॉफिट मार्जिन, उस पर नहीं हटा सकता क्योंकि वो तो मुझे सीधी सीधी घाटे वाली सेल दी हुई है। प्रॉफिट मार्जिन हटाया, कॉस्ट आ गई, कॉस्ट लिया हुआ ही था, प्रॉफिट मार्जिन हटाया, कॉस्ट आ गई। टेल मी यस और नो, जवाब दोगे मेरे क्वेश्चन का? इसको छोड़ दो, इसके बारे में बताओ। 2,40,000 रुपये का माल बेच दिया है ना, बोलो। 7,36,000 का माल बेच दिया है ना, फिजिकली भी जा चुका और बेच दिया, ओनरशिप भी चली गई कि नहीं चली गई? एक पेन घाटे में बेचा, एक पेन प्रॉफिट में बेचा, फिजिकली भी गया, फिजिकली भी गया, ओनरशिप भी गई, ओनरशिप भी गई, दोनों जगह से लेस होगा कि नहीं? ना, लिखो लेस। goods sold during the period $2,40,000 plus 7,36,000 कितना होगा? 9,976। सीधा चल रहे हैं कि उल्टा चल रहे हैं? यानी कि जो माल गया उसे माइनस ही करना पड़ेगा क्योंकि ओनरशिप भी चली गई और फिजिकल पोजीशन भी चली गई, दोनों जगह से माइनस हो जाएगा बेटा। वो वर्किंग नोट में शुरू करेंगे, दिखाएंगे आपको वर्क। बहुत इम्पेशेंट हो बेटा तुम, बहुत इम्पेशेंट। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई क्या? नालायक, पहले यही तो बताया तेरे को मैंने कि हाउ डिड आई फाइंड। आ गया 976, दोनों माइनस हो गया, क्यों? बेच दिया और फिजिकली दे भी दिया। बात समझ में? अब नाटकबाजी किसकी? सेल ऑन अप्रूवल। पहले तुम अकाउंटेंट बन के एंट्री करना, फिर स्टोर कीपर बन के एंट्री करना, ठीक है? जब तुम कस्टमर को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पर गुड्स सेंड करते हो, याद है कैजुअल बेसिस पर अपन उसे माल बेचने की एंट्री दिखाकर रिकॉर्ड करते थे। मैं स्टोर कीपर बनता हूँ, तुम अकाउंटेंट बनना। चलो ये देखो स्टोर रूम है, मैंने स्टोर में से क्या निकाला? गुड्स निकाला और किसको दे दिया? कस्टमर को। बताओ मैं स्टोर कीपर क्वांटिटी ऑफ फिजिकल गुड्स लेस करूँगा कि नहीं करूँगा? पक्का? 2,56,000 रुपये की फिजिकल गुड्स चली गई कि नहीं चली गई? तुम कौन? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट हो ना, माल जाने की एंट्री करोगे ना, ट्रेड रिसीवेबल टू से, तो तुम्हारे पास 2,56,000 की कॉस्ट वाला माल चला गया कि नहीं चला गया? सर आप लेस क्यों कर रहे हो? 256 आधा तो आ गया था ना। तो वो तो अपने को कब पता चला? देते टाइम पता चला क्या? बाद में पता चलेगा ना। तो पहले माइनस किया होगा पूरा, तभी तो मैं बाकी का आएगा वही एडजस्ट करूंगा कि नहीं करूंगा? अच्छा मैं आज दे रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे आधा वापस दे देगा ही, तो फिर दे कितना दूसरे आधे ही दे दूंगा आज ही। समझे क्या मेरी बात? अच्छा आधा माल कस्टमर ने मुझे वापस कर दिया, मैं कौन? स्टोर कीपर। उसे उठाकर कहाँ रख दूंगा? गोडाउन में। क्या 1,28 का माल वापस आ गया कि नहीं आ गया? प्लस करूं कि नहीं करूं? तुम सेल्स रिटर्न की एंट्री करते थे कि नहीं करते थे? एंट्री होती थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, जो गया था उसे आधा वापस प्लस कर दिया कि नहीं कर दिया? अब वो आधा अभी तक आया नहीं है। मैं कौन हूँ? स्टोर कीपर। हु एम आई? मैं फिजिकल गुड्स मेंटेन करता हूँ कि नहीं करता हूँ? क्या वही 28 का माल मेरे पास पड़ा है क्या? मैं कुछ भी एडजस्ट कर सकता हूँ क्या? और तुम कौन? याद करो, कस्टमर के पास जो माल तुम्हारा है, लेकिन कस्टमर ने नाइदर अप्रूव नॉर रिटर्न किया, एक एंट्री पास करते थे, लास्ट एंट्री, इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, उसे बुक्स में लाया करते थे ना तुम लोग। तो तुम तो 1,28,000 फिर से प्लस करोगे कि नहीं करोगे? मैं थोड़ी प्लस करूंगा क्योंकि वो माल किसके पास नहीं पड़ा? मेरे पास नहीं पड़ा। वो तो किसके पास पड़ा? फिजिकली कुछ होगा क्या? ओनरशिप वाली वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? बात समझ में आ गई? बहुत इजीली पहले मैंने माल दिया, बुक में भी माइनस कर दिया,
फिजिकली माइनस कर दिया। टेल मी यस और नो। आधा माल आ गया, बुक्स में भी रिटर्न करने की एंट्री कर ली और फिजिकल भी आने को प्लस कर दिया। आधा नहीं आया, लेकिन वो मेरा गुड्स है कि नहीं। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो जो मेरे पास है वो भी दिखाऊंगा, और जो मेरे पास है लेकिन मेरे पास नहीं है उसे भी दिखाऊंगा। तो ये मैंने वापस ऐड कर दिया। यहाँ पे अगर मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता केवल फिजिकल, तो मैं इसके बारे में कुछ कहता क्या? मैं क्या कहता कि सिर्फ एक 28 का माल ही ऐसा है जो हमारा तो है लेकिन हमारे पास पड़ा हुआ नहीं है, मतलब फिजिकल पोजीशन हमारे पास नहीं है। बात समझ में आ गई? बोलो बेटे, काश आप में बुद्धि मेरी जैसी होती तो मैं समझाता नहीं आपको इतनी। मैं एक समझाने के लिए तो एक्सप्लेन किया, वरना तो मैं कहे तो बेटे कुछ नहीं करेंगे ड्यूटीज इसका। बताओ क्यों? मैं क्यों माइनस किया पहले बताओ दोनों जगह, वरना नहीं पता चलता तुम्हारे को। तुम्हारे अब मन में ख्याल आ रहा है, पहले तो क्या करा माइनस, अब क्या करा, अब होशियार बन रहे हो। नहीं कर रहा हूँ, बोले बताओ, अब बताओ, तुम बताओ क्या करना चाहिए। यू एक्सप्लेन अब रिगार्डिंग 256। बताओ बताओ बेटा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोशिश करो। उस 256 का मैं क्या करूँ बताओ ना। अरे कुछ तो बताना पड़ेगा ना, छुपा लिया मैंने। अच्छा अरे शुरू से स्टार्ट करते। 240 समझ में है? पक्का? माइनस में क्यों है? मैंने उसमें फिजिकल में क्यों नहीं किया वो समझ में आ गया? क्योंकि वो फिजिकल मेरे पास नहीं है। ये 240 प्लस किया, उधर भी प्लस किया, क्यों? खरीदा, आ भी गया। 160 प्लस क्यों किया? बुक वैल्यू में खरीद लिया, ओनर बन गया। वहां पे क्यों नहीं किया? बात समझ में आ गई? टोटल सेल्स कितनी हुई थी? 13,60,000। उसमें से सेल ऑन अप्रूवल, अब एबनॉर्मल और नॉर्मल। अप्रूवल को छोड़ो, चाहे माल घाटे में बेचूं और चाहे प्रॉफिट में बेचूं, माल बिक गया ना। घाटे में बेचने की भी एंट्री कस्टमर टू सेल्स होती है, प्रॉफिट में बेचने की भी एंट्री कस्टमर टू सेल। माल किसके पास चला गया? ओनरशिप भी चली गई, कॉस्ट प्राइस निकाली, दोनों जगह माइनस हो गया। अंडरस्टूड? अब मैं कह रहा हूँ 2,56,000 का माल ऐसा था जो किसके पास गया? कस्टमर के पास। क्या कम हुई होगी? क्या कम हुई होगी? फिजिकल कम हुई होगी। बताइए मुझे। नाउ यू से व्हाट शुड आई डू? क्या बोले आप? कम कर दो, है ना? हाँ लो, कम कर दिया मैंने। लो बुक में बताओ क्या करो। क्यों फिर आपने कैजुअल वैल्यू बेसिस वाला टॉपिक क्यों पढ़ा था? यू शुड हैव स्किप दैट पॉइंट। एग्जाम में आएगा तो बोला ना बोनस क्वेश्चन ही गलत है। दिमाग लगा रहे हो क्या? तो यहाँ खड़े हो क्या कथकली कर रहा था क्या? यही तो बोल रहा था कि कैजुअल बेसिस में क्या मान लेते हो तुम, तो फिर तुम अकाउंटेंट। कल से एक स्टिक लेकर आऊंगा। एक ही बात मुझे दोहरानी पड़ी, वहीं थपाट टप। नालायक कहेंगे। टाइम वेस्ट मत करो नालायकों, होश में आओ। 256 माइनस क्यों किया? फटाफट बोलो। अरे बुक रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं? और तुम कहते हो मत करो सर, नहीं गई ऑनरशिप, मत, छोड़ दिया मैंने, छोड़ो, लीव इट, कहानी खत्म। डेट 28 का माल वापस आ गया, क्या करूं? प्लस कर दूं? अब 28 का माल पड़ा है, किसके पास पड़ा है? हमारे पास पड़ा है क्या? कुछ करना चाहिए हमें? नहीं। अगर मैं रिकॉर्ड कर भी दूं तो भी पहले -256 होगा, फिर आधा आया हुआ प्लस होगा, और फिर जो आधा नहीं आया वो भी प्लस होगा ना बेटा। अब थोड़ा उस चैप्टर में आ जाओ, सेल ऑन अप्रूवल वाले पे। एक बार आ जाओ सेल ऑन अप्रूवल वाले पे। सेल ऑन अप्रूवल पे जब माल जाता है उसकी एंट्री बोलिएगा जरा। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल। एंट्री करूं या नहीं करूं? करना पड़ेगा। आधा रिटर्न कर दिया, एंट्री बोलो। एंट्री करूं कि नहीं करूं? उस 128 के बारे में जो कस्टमर ना नहीं है ना हाँ बोलता है ना बोलता है, कोई एंट्री करो कि नहीं करो? तो जो तुम बोल रहे हो वही तो मैं इधर किया था कि नहीं किया था, कि जब गया तो मैंने माल बेचने की एंट्री दिखा दी। अरे बात समझ में आ गई? आधा आया उसकी एंट्री दिखा दी, फिर वो इन्वेंट्री विद कस्टमर अप्रूवल टू अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री दिखा दी। यही तो किया है कि नहीं किया? अब की बार एक ही बात 2 बार नहीं बोलूंगा, याद रखिएगा। पहली बार में ही फुल ऑफ कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि आपके दिमाग बेटा
आपके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन चल रहा होता है, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे होना चाहिए था। तो आप फिर मेरी बात कम सुन रहे हैं, खुद का दिमाग ज़्यादा चला रहा है। आ गए ना उसी बात पे मुड़ के, हाँ यार ऐसा ही होता था। अरे आ गए ना मुड़ के। अच्छा फाइनल आंसर बताओ फटाफट। 44,64,000। एक सेकेंड पहले इसको फिनिश करो लिख के, इसकी हेडिंग क्या होगी? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। कितना गया बेटा? 256। नंबर 6 क्या करेंगे? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस रिटर्न बाय कस्टमर 128। और नंबर 7 क्या लिखेंगे बेटा? इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस 128। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? 44,64,000। इधर 39,36,000। अंडरस्टूड? नोट कर लो। बेटा 5 तो लिखा है गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, 6 लिखा है गुड सेंट ऑन अप्रूवल रिटर्न्ड बाय कस्टमर, और इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है? क्या बेटा? हाँ, इन्वेंट्री विद कस्टमर, लास्ट में लिखा है इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। इसकी एंट्री यही तो बोलते थे आप ट्रेडिंग अकाउंट वाले। ठीक है, घर पे बैठ के एक बार वापस पढ़ के आइएगा, कोई भी डाउट रहेगा तो अपन क्लास में दोबारा डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्यों आया फिजिकल और बुक वैल्यू में? क्योंकि कुछ गुड्स हम फिजिकली तो ओन नहीं करते, लेकिन हम उसकी ओनरशिप तो रखते हैं। अच्छा, दोनों में एक बार डिफरेंस, बेटा 1 मिनट और लगेगी, दोनों में एक बार डिफरेंस निकालो। एक सेकेंड। 44,64,000 माइनस 39,36,000, 5,28,000 का डिफरेंस आ रहा है। बेटा इसमें पहले डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है? इन दोनों में 240, माइनस करो 240, है क्या? यहाँ पर कितना डिफरेंस है? -160। ये एक डिफरेंस आ गया इधर, तो रिकनसाइल हो गया। जैसे कैश बुक और पासबुक बनाते हैं भी डिफरेंस क्यों आया, तो अपन ये बता सकते थे कि अपन ने ओनरशिप तो कितनी रखते हैं 240, लेकिन फिजिकल हमारे पास नहीं है। हमने ओनरशिप तो कितने की रिसीव कर ली, लेकिन फिजिकली रिसीव नहीं किया। हम ओनरशिप तो रखते हैं 128 की, लेकिन ये माल हमारा है लेकिन हमारे पास नहीं है, इसलिए आपका 536 बोले थे ना मेरे को डिफरेंस, या 528 कुछ बोले थे आप मेरे को। चलो ठीक है, कल मिलते हैं आगे। ओके बेटा।